देवता एपिसोड 1। मेरा नाम फरहाद अली तैमूर है। मेरे वालिद तैमूर अली शाहकोट तहसीलो जिला शेखुपुर के बहुत बड़े जिम्मेदार थे। हमारी जमीनें 500 एकड़ रकबे में फैली हुई थीं। अनाज की फरावानी, मालोजार की अफराद और जिंदगी का हर ऐशो आराम हमें मुयस्सर था। इसके बावजूद मैं ऐसा बदनसीब था कि मुझे अपनी माँ का दूध नसीब ना हुआ। मेरे पैदा होते ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई। जब मैं 6 बरस का हुआ तो मेरे वालिद भी इस जहाने फानी से रुखसत हो गई और मैं इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा रह गया। तन्हाई से मुराद ये नहीं है कि मेरे दीगर अजीजों कारिब नहीं थे, सभी थे, मगर इस कम उम्री में मैं उनका मोहताज बन गया था। मेरे चचा नासिर अली शहरी जिंदगी गुजारने के आदी थे। ज़राअत और जिम्मेदारी से उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। वो मेरे वालिद को एक पसीमानदा देहाती समझते थे, लेकिन उनके फौत होते ही वो 500 एकड़ अराजी पर काबिज होने के लिए शाहकोट आ गए। मैं नासमझ बच्चा था, अपने घर और गांव के बाहर की दुनिया को नहीं जानता था। जब उन्होंने प्यार से मुझे गोद में उठाया और बेटा कहकर सीने से लगाया तो मेरे नन्हे से दिल में और मेरी छोटी सी दुनिया में बाप की जो कमी थी वो पूरी हो गई। मैं नहीं जानता था कि रिश्तेदार मोहब्बत के नाम पर किस तरह फरेब देते हैं। उन्होंने जमीन जायदाद के तमाम कागजात अपनी तहवील में लिए और वो जमीनें दूसरों को ठेके पर देकर मुझे अपनी उंगली पकड़ाई और लाहौर ले आए। वो किसी की उंगली पकड़कर जिंदगी गुजारने का पहला मौका था। मैं किसी का मोहताज नहीं था, लेकिन छोटी सी उम्र में मोहताज बनकर रहने पर मजबूर हो गया। माल रोड पर चचा की एक छोटी सी दुकान थी जिसे वो बढ़ा रहे थे, क्योंकि वालिद मरहूम की दौलत अब उन्हें बहुत बड़ा ताजिर बना रही थी। पहले जैन मंदिर के करीब 3 कमरों का एक छोटा सा मकान था, मगर अब वहां 2 मंजिला कोठी बन रही थी। उस घर का माहौल मेरे मिजाज के खिलाफ था। चची मुझसे नफरत करती थी, बात बात पर जाहिल गवार कहकर धुतकारती थी। उनके बच्चे भी उनके नक्शे कदम पर चलते, खेल कूद के दौरान मुझे यूं धुतकारते जैसे कोई नीच जात का लड़का उनके करीब आ गया हो। चचा नासिर अली के साहिबजादे का नाम जहीर अली था। वो मुझसे 2 साल बड़ा था, मगर कद्दो कामत के लिहाज से मेरे सामने मच्छर था। वो हमेशा धींगा मुश्ती करता रहता। मैंने कई बार उसकी पिटाई की थी, लेकिन उसे अपनी शिकस्त का एहसास इसलिए नहीं होता था कि चची इंतकामन मेरी पिटाई कर देती थी। उनकी बड़ी साहिबजादी का नाम गजाला था। वो मुझसे 3 साल बड़ी थी, अपनी माँ की तरह मगरूर और बदमिजाज। खुदा ने हुस्न दिया था और छोटी सी उम्र में नजाकत भी दी थी। तभी उसके सर में दर्द होता था, कभी पैरों में, और मुझे उसके पांव दाबने पड़ते थे। मगर इनकार करता तो मुझे डांट डपट कर समझाया जाता कि मैं छोटा भाई हूँ और बड़ी बहन की खिदमत करना मेरा फर्ज है। इसी लिहाज से एक छोटी बहन थी, उसका नाम शाहीना था। वो भी गोद की बच्ची थी, माँ की गोद से ज्यादा मुझ पर लदी रहती। उसके लिए यह समझाया जाता कि मैं बड़ा भाई हूँ और छोटी बहन को तमाम दिन गोद में उठाए फिरना भी मेरे फराइज में शामिल है। अगरचे चचा जान मेरी दौलत और जायदाद पर सांप बनकर बैठे थे, ताहम वो अक्सर मेरी हिमायत करते। उन्होंने एक दिन अपनी बेगम से कहा, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि फरहाद को मुलाजिम ना समझो, बेटे की तरह लाड प्यार से रखो। अगर वो बिदक कर अपनी फूफी के यहाँ चला गया तो जमीनों की आमदनी भी उसके साथ चली जाएगी। मैं दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठा स्कूल की एक किताब पढ़ रहा था और उनकी बातें भी सुन रहा था। चची ने जवाब दिया, मैं कब चाहती हूँ कि लड़का यहाँ से जाए, मगर क्या करूँ। उसकी आंखें देखकर वहशत सी होती है। आपने शायद गौर नहीं किया, कभी गौर से देखिए, उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। वो मेरी तरफ देखता है तो मैं ठिठक जाती हूँ। मैं सच कहती हूँ, उसके अंदर कोई बदरू घुसी हुई है। चची की बातें सुनकर मैं अपनी आंखों को छूकर देखने लगा और सोचने लगा, क्या वाकई मेरे अंदर कोई बदरू घुसी हुई है। उस वक्त मुझे अपने वालिद मरहूम की बातें याद आईं। एक बार उन्होंने कहा था, मेरे बेटे की आंखों में कुदरती चमक है, फरिश्तों का नूर है, ये अपने मुखातिब का दिल मोह लिया करेगा। वालिद मरहूम के मोहब्बत आमेज और चच्ची के नफरत अंगेज क्या साथ मेरे कच्चे दिल में गुडमुड होने लगे। मैं अपनी जगह से उठकर दूसरे कमरे में आया और आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों को देखने लगा। मुझे अपनी आंखें बहुत अच्छी और बहुत ही पुरकशिश नजर आईं। आईने के सामने औरत हो या मर्द, सभी खुशफहमी में मुब्तला हो जाती हैं। मैं ये समझने से कासिर था कि मेरी आंखों में नेकी और मोहब्बत की चमक है या बदी और नफरत की चिंगारियां। हकीकत जो कुछ भी हो, वैसे ये सोचकर खुशी हो रही थी कि चची मेरी आंखों से डरती हैं। वो मुझसे बड़ी थी, मुझे गालियां देती तो मैं जवाबन गालियां नहीं दे सकता था। वो मुझे मारती तो मैं पलटकर उन पर हाथ नहीं उठा सकता था। मगर कुदरती तौर पर मुझे एक ऐसा हथियार मिल गया था जिससे मैं उन्हें डरा सकता था। मेरे दिमाग में जो बात आई मैं उसी पर अमल करने लगा। अब अक्सर यूं होने लगा कि जब भी चच्ची से सामना होता तो मैं उन्हें तेज चुभती हुई नजरों से देखना शुरू कर देता। वो दहशत ज़दा सी होकर मुझे गालियां देने लगती, कभी मेरी अच्छी पिटाई कर देती। ऐसे वक्त मैंने यही देखा कि वो मेरी आंखों में नहीं देखती हैं, मुझे गालियां देते वक्त मुझसे नजरें छुड़ाती रहती हैं।
कभी मारने से पहले मेरा बाजू पकड़कर एक झटके से मुझे दूसरी तरफ घुमा देती हैं ताकि मेरा मुंह दूसरी तरफ हो जाए और मैं उन्हें अपनी आंखों से दहशत ज़दा ना कर सकूं। कई बार उन्होंने बड़ी बड़ी कस्में खाई कि वो मेरी आंखें फोड़ डालेंगी। यूं हमारे दरमियान नफरतें परवान चढ़ रही थीं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मैं इस माहौल से नफरत और अदावत का दरस ले रहा था। चची की गालियां, चचा जान की दोगली मोहब्बत, ज़हीर की अदावत और गजाला का तहकमाना अंदाज, ये तमाम जीते जागते नफरत अंगेज अनासिर मेरे अंदर लावे की तरह पकते रहते थे। हाँ, इस जहन्नुम में सिर्फ एक मोहब्बत करने वाली हस्ती थी और वो थी नन्ही शाहीना। उन दिनों वो 7 बरस की थी और मैं 12 बरस का। चची उसे भी समझाती थी कि वो मेरे साथ ना खेला करे, मगर जब वो बालिश्त भर की थी तभी से मेरी गोद में खेलती आई थी। मुझसे इतनी मानूस हो गई थी कि अपनी माँ बहन और भाई के रोकने टोकने पर भी मेरे पास चली आती। जब वो नन्ही नन्ही बाहें मेरी गर्दन में डालकर मुझे भाईजान कहती तो मैं इस बेगर्ज और पाकीज़ा मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर उसे चूमने लगता। बस वही मेरी एक बहन थी, मेरी दुनिया थी और मेरी जिंदगी थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक रात चचा जान कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। गजाला और ज़हीर अपने ननियाल में थे। शाहीना मेरे बिस्तर पर आकर लेट गई। चची ने भी उस रात बड़ी फराख दिली का सबूत देते हुए इस बात की इजाजत दे दी थी कि शाहीना मेरे पास सोएगी। वो इजाजत देकर अपने कमरे में चली गई। मैं रात गए तक शाहीना को परियों और शहजादों की कहानियां सुनाता रहा। वो मासूम बच्ची कहानियां सुनते सुनते सो गई। नींद की हालत में वो ज्यादा मासूम लग रही थी। मैंने उसकी पेशानी को मोहब्बत से चूमते हुए सोचा कि मेरी शाहीना आरामदेह पलंग पर सोने की आदी है और मैं फर्श पर सोता हूँ। वो महज इसलिए आराम से सो गई थी कि वो एक भाई का बिस्तर था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बहन हमेशा फूलों की सेज पर सोए। मैं वहां से उठकर चच्ची के कमरे की तरफ जाने लगा ताकि उनसे कह दूं कि वो शाहीना को उठाकर उसके बिस्तर पर ले जाएं। चच्ची की ख्वाबगाह का दरवाजा और खिड़कियां बंद थीं। मैंने बेधड़क दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर चच्ची की आवाज सुनाई दी। कौन है? फरहाद, क्या तुम हो? जी हाँ, शाहीना सो गई है, उसे उठा कर ले जाइए। उसे सोने दो, मैं बाद में आकर उसे ले जाऊंगी, तुम मेरी नींद खराब ना करो। चची, आप नींद में रहेंगी और वो बेचारी फर्श पर पड़ी रहेगी, गधा कहीं का। उनकी गुस्सा भरी आवाज सुनाई दी। जब देखो बहस करने पर तुल जाता है, जा भाग जा यहाँ से, नहीं तो जूते लगाऊंगी। मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही जिद्दी हूँ। मैं वहीं खड़ा रहा और दरवाजे को घूरता रहा। अगर वो दरवाजा खुला होता तो मैं खुद ही शाहीना को उठा कर ली जाता और चच्ची के पास सुला देता, मगर चच्ची ऐसी बदमिजाज थी कि उठकर दरवाजा नहीं खोल रही थी। ना जाने मैं कितनी देर तक उस दरवाजे को घूरता रहा। फिर मुझे दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी सी आवाज सुनाई दी। वो किसी मर्द की आवाज थी। वो कह रहा था, डार्लिंग, तुम ख्वामखा परेशान हो रही हो, वो लड़का चला गया है। नहीं, तुम नहीं जानते। चची की सहमी हुई आवाज सुनाई दी। मुझे यूं लग रहा है जैसे उसकी आंखें मुझे घूर रही हैं। कितनी ही बार मैंने ख्वाब में उसकी आंखें देखी हैं। वो किसी इंसान का बच्चा नहीं है, शैतान का बच्चा है। मैंने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत देर से दरवाजे को चुभती हुई नजरों से देख रहा हूँ और ख्याली नजरों से चच्ची के बंद कमरे की तारीकी में भटक रहा हूँ और अपनी नजरों से पूछ रहा हूँ कि आप दरवाजा क्यों नहीं खोलती। वो दरवाजा जरा सा खुल गया। उनके कमरे में वाकई तारीकी थी। कॉरिडोर की रोशनी में मुझे उनका चेहरा और शाने नजर आए। फिर उन्होंने ये कहकर एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया कि तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं सर झुकाकर कॉरिडोर से चलता हुआ अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उस वक्त मेरे कच्चे ज़हन में ये बात पक रही थी कि चच्ची के कमरे में कौन शख्स है और क्यों है। वो वाकया मेरी समझ में ना आया। किसी हद तक समझने की कोशिश भी की तो दिमाग पर धुंध सी छा गई। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि चच्ची का घबराना, कमरे की तारीकी और एक अजनबी मर्द की आवाज, इन सब में ऐसी असरारियत थी कि इनके मुतल्लिक सोचते सोचते मेरी उम्र गैर महसूस तरीके से जवानी की तरफ करवट बदलने लगी। थोड़ी देर बाद चच्ची मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे गुस्से से देखा, फिर शाहीना को मेरे बिस्तर से उठाने के लिए झुक गई। उसी वक्त मैंने पूछा, क्या आपसे कोई मिलने आया है? वो चौंक कर मुझे देखने लगी। जरा देर के लिए उन पर घबराहट तारी हुई, फिर वह संभल कर मेरी जानिब बढ़ती हुई बोली, इतनी रात को कौन मिलने आएगा? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैंने आपके कमरे में किसी की आवाज सुनी थी, इसलिए पूछ रहा। बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ जमा दिया। फिर मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली, तूने किसकी आवाज सुनी थी? मेरे सामने को छोकरा और मुझे इतनी बड़ी बात कह रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल बता, कौन है मेरे कमरे में जिसकी आवाज तूने सुनी है? मैंने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाकर कहा, खबरदार मेरी माँ का नाम न लेना, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगा। मैं डटकर उनके सामने खड़ा हो गया। मेरा वो चैलेंज ऐसा था कि वो कदरे हैरानी से मुझे सर से पांव तक देखने लगी।
मैं 12 बरस का था, मगर कद में उनके बराबर हो गया था। शायद पहली बार वो मेरे ऊंचे कद को तवज्जो से देख रही थी। फिर वो पीछे हटकर अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोली, लो देखो, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें धोखा हुआ है, तुमने किसी की आवाज नहीं सुनी है। मैंने सुनी है। मैं पांव पटकता हुआ कमरे के अंदर चला गया और चारों तरफ उस शख्स को तलाश करने लगा। इतनी देर में चची वापस जाकर शाहीना को ले आई थी। उसे बिस्तर पर सुलाते हुए उन्होंने कहा, क्या अभी तक तसल्ली नहीं हुई? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। कमबख्त तो ऊंट की तरह लंबा हो रहा है, मारती हूं तो मेरी ही हाथ दुखने लगती हैं। अच्छी बात है, तुम्हारे चचा को आने दो, वही तुम्हारी खबर लेंगे। मैं लापरवाही से कहता हुआ अपने कमरे में आकर सो गया, मगर मुझे फौरन ही नींद नहीं आई। मैं देर तक उस शख्स के मुतल्लिक सोचता रहा जिसकी आवाज मैंने सुनी थी, मगर वो नजर नहीं आया। शायद चची ने उसे भगा दिया था या कहीं छुपा दिया था। मैं उनकी मक्कारी को समझ ना सका। रात को देर से आंख लगी थी, इसलिए सुबह देर तक सोता रहा। फिर चचा जान की गरजदार आवाज सुनकर ही मेरी आंख खुली। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। वो गुस्से से पेचोताब खाते हुए कह रहे थे, नमक हराम जिस थाली में खाता है उसी में छेद करते हैं। क्या इसी दिन के लिए मैं तेरी परवरिश कर रहा हूँ? मैं कुछ ना समझते हुए उठकर खड़ा हो गया और सवालिया नजरों से उन्हें तकने लगा। चची ने हाथ नचाकर कहा, ए कैसी मासूम सी सूरत बनाकर अपने चचा जान को देख रहा है, जैसे कुछ जानता ही नहीं है। इसी दिन के लिए मैं शाहीना को तेरे पास आने से रोकती रहती थी। तुम चुप रहो बेगम, चचा जान ने कहा। फिर वो मुझसे मुखातिब हुए, क्यों बे, कल रात तूने शाहीना को प्यार किया था? मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, जी हाँ। ये जवाब सुनते ही चचा जान ने एक जोर का तमांचा मेरे मुंह पर रसीद किया। मैं अपना तवाज़ुन ना संभाल सका, बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं नहीं जानता था कि छोटी बहन को प्यार करना जुर्म है, लेकिन इस तमांचे ने बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते में खोट पैदा कर दिया। उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़कर उठाते हुए कहा, तू इतना नडर हो गया है कि गलती भी करता है और बेहयाई से एतराफ भी करता है। बोल, तूने क्यों प्यार किया था? उन्होंने दूसरा तमांचा रसीद किया। मैंने रोते हुए कहा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो रोज ही शाहीना को प्यार करता हूँ। चची ने जल्दी से कहा, और रोज ही उस मासूम बच्ची को गंदी गंदी हरकतें सिखाते हैं। अगर कल रात मैं देख ना लेती तो। वो गंदी हरकतों की तफसीलात बयान करने लगी। मैं हैरानी से आंखें फाड़े और मुंह खोले उनका मुंह तक रहा था। मुझ पर ऐसी बातें मुनकशिफ हो रही थीं जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन वो घिनौनी बातें मुझसे मंसूब की जा रही थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझ पर अच्छे खासे इल्जामात आयद करने के बाद चची जान ने अपने बचाव के लिए कहा, यह लड़का वक्त से पहले से आना हो गया है। जब मैंने ऐसी गंदी हरकतें देखने के बाद इसे धमकी दी कि मैं तुम्हारी चचा जान से शिकायत करूंगी, तो जानते हैं इसने क्या कहा? इसने मुझे भी धमकी दी। कहने लगा, चचा जान आएंगे तो मैं कहूंगा कि चची के कमरे में कल रात कोई आदमी आया था। हाय हाय, ये बात सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई। आपने कभी मेरे मुतल्लिक ऐसा सोचा भी ना होगा, मगर इसने कैसी कैसी बातें कह दी। मैं तो इस घर में अब एक मिनट भी नहीं रहूंगी। ये बातें सुनकर चचा जान आग पर रखे हुए तवे की तरह तप गए। उन्होंने हाथों से, लातों से और घूंसों से इस कदर मुझे मारा कि मेरे जिस्म की हड्डी हड्डी दुखने लगी। वो मारते जाते थे और कहते जाते थे कि अपनी चची के कदमों पर गिरकर मुआफी मांगो। मैं भी एक जिद्दी था। मैं मार खाते खाते मर जाना पसंद कर रहा था, लेकिन चची के नापाक कदमों को छूकर मुआफी मांगना गवारा नहीं कर रहा था। चचा जान मुझे मारते मारते बेहाल हो गई। वो मुझे खींचते हुए अपने कमरे के करीब लाए और वहां एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। पहले उन्होंने धमकी दी कि चची से मुआफी ना मांगने की सूरत में वो मुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन वो मुझे अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकते थे। उन्हें इस बात का अंदेशा था कि मैं अपनी फूफी के पास चला जाऊंगा, फिर उनकी शह पाकर जमीन और जायदाद के कागजात का मुतालबा करूंगा। यही वजह है कि वो मारपीट से मेरे दिल में दहशत बिठाकर मुझे अपने जेरे असर रखना चाहते थे। उन्होंने मुझे स्टोर में बंद करने के बाद सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रखा। मैंने कई बार दरवाजे को पीट पीट कर फरियाद की। जवाब में सिर्फ एक बार मुझे शाहीना की आवाज सुनाई दी। वो दूसरी तरफ से दरवाजे को पीट पीट कर मुझे पुकार रही थी, लेकिन उसी वक्त उसके माँ बाप की आवाज सुनाई दी। चची उसे झिड़कती हुई वहां से ले गई। थोड़ी देर बाद चचा जान ने दरवाजा खोल दिया। सुबह से शाम तक भूखा रहने के बायस मेरी जिद्दी तबीयत जरा मुजमहिल सी हो गई। इसके बावजूद मैं भूखा प्यासा उस घर से चला जाता, लेकिन शाहीना की मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी। फिर यह कि चचा जान भी नरम पड़ गए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे अपने साथ डाइनिंग रूम में ले गए। वहां शाहीना अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वो दौड़ कर आई और भाईजान कहती हुई मुझसे लिपट गई। मेरे जी में आया कि उसे मोहब्बत से चूम लूं, मगर मुझे तमांचे याद आ गई। आह, उन तमांचों ने कैसी गैरियत पैदा कर दी थी। शाहीना कुछ पराई पराई से लग रही थी। चचा जान हम दोनों को कई नजरों से देख रहे थे। उसी वक्त चची ने शाहीना का हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे वहां से ले जाने लगी।
वो मेरे पास आने के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो उसे घसीटती हुई ले गई। मैं बेबसी से सर झुकाकर चचा जान के साथ खाने की मेज पर आ गया। मुलाजिम मेज पर खाना चुन रहा था। जब वो चला गया तो चचा जान ने नरम लहजे में कहा, फरहाद, मैं हमेशा तुझे बेटा बनाकर रखना चाहता हूँ। क्या शाहीना तुझे बहुत अच्छी लगती है? जी हाँ, मैंने खुलूस दिल से जवाब दिया। अच्छी बात है, मैं शाहीना से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मैंने चौंक कर सर उठाया और उन्हें हैरानी से देखने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शाहीना से मेरी शादी भी हो सकती है। मेरे सामने शाहीना होती या कोई दूसरी लड़की होती, इस उम्र में मैं बहन के सिवा किसी दूसरे रिश्ते के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकता था। लेकिन चचा जान सोच रहे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो बेटी की रिश्वत देकर मुझे अपने काबू में रखना चाहते थे। शाहीना मेरी बहन है, मैंने जवाब दिया। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। चाचा जान ने मुझे घूर कर देखा, फिर जरा सख्त लहजे में बोले, उसे बहन कहकर अपनी गंदी जहनियत को ना छुपाओ। तुम्हारे और शाहीना के मुतल्लिक क्या फैसला करना चाहिए ये मैं बेहतर समझता हूँ। खानदान में जितनी लड़कियां होती हैं वो शादी से पहले बहन होती हैं। उनमें से अगर किसी से शादी हो जाए तो वो बीवी बन जाती है। तुम मुझसे बहस ना करो, चुपचाप खाना खाओ। मैंने भी बहस करना मुनासिब नहीं समझा, खामोशी से खाना खाने लगा। दूसरे दिन शाहीना को उसके नाना नानी के यहाँ भेज दिया गया। वो अपने माँ बाप के लिए दर्द-ए-सर बन गई थी। मेरे सिवा किसी के पास रहना नहीं चाहती थी, लिहाजा उसे एक तवील मुद्दत के लिए मुझसे दूर कर दिया गया। ये सब चच्ची के मशवरे पर हुआ। वो समझती थी कि शाहीना अभी बच्ची है। जैसे जैसे उसकी उम्र गुजरती जाएगी वो मुझसे दूर रहकर मुझे भूलती जाएगी। फिर मेरी शरीके हयात बनाने के लिए चची उसे अपने तौर पर ट्रेनिंग देंगी कि शाहीना बीवी बनने के बाद किस तरह मुझे यहाँ घर दामाद बनकर रहने पर मजबूर करेगी। उस वक्त मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि शाहीना मुझसे दूर रहकर मुझे याद करती है या नहीं, लेकिन मैं अक्सर तन्हाई में उसे याद करता और घंटों एक जगह बैठकर उन नफरतों के मुतल्लिक सोचता था जो मुझे इस घर से मिल रही थी। चाचा जान कहते थे कि मैं दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ हूँ। जहाँ बैठता हूँ वही बैठा रह जाता हूँ। जिस चीज को देखता हूँ उसे पूरी तवज्जो से यूं देखता रह जाता हूँ जैसे उस चीज को निगाहों के जरिए अपने अंदर जज्ब कर रहा हूँ। उनका ख्याल था कि मैं कुंद ज़हन और गबी हूँ, शायद तालीम हासिल ना कर सकूंगा। यही सोचकर उन्होंने अपने बच्चों को हाई सोसाइटी के इंग्लिश स्कूल में दाखिल कराया था और मुझे मुतवस्सित तबके के एक हाई स्कूल में पढ़ने के लिए छोड़ दिया। ऊंची मसनद पर बैठकर पढ़ा जाए या फर्श पर, मुकामात मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन मकसद एक होता है कि तालीम हासिल की जाए। तालीम के दौरान मेरी जहानत चमकने लगी। मैं जो किसी चीज को पूरी तवज्जो से देखते रहने का आदी था, वो आदत इल्म के हसूल में काम आ गई। मैं जिस सबक को एक बार तवज्जो से पढ़ता था वो हमेशा के लिए ज़हन नशीन हो जाता। मुझ पर नाम रखने वाले चचा जान की औलाद कुंद ज़हन और गबी साबित होने लगी और मैं हर साल इम्तिहानात में अव्वल आने लगा। शाहीना अपने नाना के यहाँ रहने के लिए पिंडी गई तो वहीं की होकर रह गई। 5 साल के बाद वो एक दिन के लिए लाहौर आई थी, लेकिन उस दिन मैं दोस्तों के साथ छांगा मांगा चला गया। चची को एक हफ्ता पहले मालूम हो गया था कि मैं एक दिन के लिए लाहौर से बाहर जा रहा हूँ। शायद इसीलिए उन्होंने शाहीना को सुबह से शाम तक के लिए बुलाया था। फिर शाम होने से पहले ही उसे उसके मामू के साथ रुखसत कर दिया। जब मुझे उसकी आमद और रुखसत का इल्म हुआ तो दिल को एक हल्की सी ठेस पहुंची। मुझे यकीन हो गया कि चच्ची की साजिश कामयाब हो गई है। वो मुझे भूल चुकी है। अब वो आइंदा मेरी जिंदगी में आएगी तो इसका एक नया रूप होगा, नया ढंग होगा। 3 साल और गुजर गए। मैंने 10वीं जमात का इम्तिहान दिया और जब नतीजा निकला तो सूबे भर में अव्वल आया। गजाला और जहीर 3rd डिवीजन में आए थे। उन्हें तालीम से ज्यादा हाई सोसाइटी में वक्त गुजारने से दिलचस्पी थी। मेरे वालिद की जमीनों से हासिल होने वाली आमदनी की बदौलत वो शहाना जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास घूमने फिरने के लिए कारें थीं और मैं साइकिल चलाता। गजाला और जहीर हमेशा दौलतमंद घरानों के लड़के लड़कियों के साथ तफरीही प्रोग्राम बनाते रहते और मुझे यूं नजरअंदाज कर देते थे जैसे मैं उनके घर का कोई मुलाजिम हूं। लेकिन बढ़ती हुई उम्र की मुनासबत से, मेरे चेहरे के नकूश और कद्दो कामत से अब ऐसा मर्दाना वकार झलक रहा था कि जहीर की रईसाना शख्सियत मेरे सामने फीकी पड़ गई थी। मैंने बारहा महसूस किया था कि उसके साथ घूमने फिरने वाली लड़कियां मुझे अजीब लगन से देखती हैं। कोठी के पाए बाग में एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया। एक शाम में उधर से गुजर रहा था। जहीर की एक गर्लफ्रेंड ने मुझे आवाज दी, हेलो फरहाद, आओ मेरे साथ एक गेम खेलो। मैंने मुस्कुराकर कहा, लड़कियों के साथ खेलकर हारना और जीतना एक बराबर है। वो कैसे? उसने हैरानी से पूछा। उसके साथ दूसरी लड़कियां भी पूछने लगी, हाँ हाँ बताओ, तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है, मैंने जवाब दिया, कि लड़की को कुछ करने के लिए हार जाओ तो मर्द की तौहीन होती है और अगर जीत जाओ तो लड़की नाराज हो जाती है। वाह, ये तो फजूल सी मंतक है, एक लड़की ने गर्दन झटक कर कहा। मंतक नहीं है, जहीर ने तंज किया। दरअसल ये पेंडू है, इसे बैडमिंटन खेलना नहीं आता, ये सिर्फ गुल्ली डंडा खेलना जानते हैं।
उसके साथ खड़ी हुई लड़की इस तंज पर कहकहा लगाने लगी। मैंने करीब आकर गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा सर भी तोड़ना जानता हूँ। वो अपनी तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ रैकेट खींचकर मुझे मारा। मैंने बाएं हाथ आगे बढ़ा दिया। अब पता नहीं रैकेट कुछ कमजोर था, ये मेरी कलाई में फौलाद की सख्ती थी कि कलाई से टकराते ही रैकेट टूट गया। वहां कितनी ही लड़कियों के मुंह से हैरत भरी हाय निकल गई। मैंने बाएं हाथ से ढाल का काम लेकर दाएं हाथ से एक मुक्का जहीर की नाक पर ठोंक दिया। उसके दो साथी मुझ पर झपट पड़े। एक को मैंने बगल में दबाया और कूल्हे पर रखकर दूसरी तरफ फेंक दिया। दूसरे को मैंने घुंसों पर रख लिया। गजाला के बॉयफ्रेंड भी अपनी मर्दानगी दिखाने आई। अगर वो एक साथ आ जाते तो मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त मेरी पोजीशन क्या होती, मगर वो यके बाद दीगरे जरा सोच सोच कर आ रहे थे। जहीर एक घुंसे में बेकार हो गया। उसकी नाक से खून बह रहा था। उसने इसी में आफियत समझी कि फौरन ही चकरा कर बेहोश हो जाए। कुछ लड़कियां चीखती हुई दूर भाग गई थी। कुछ ऐसी थी जो जरा परे होकर बड़ी दिलचस्पी से मेरे लड़ने का तमाशा देख रही थी। गजाला एक तरफ खड़ी होकर बड़ी खामोशी से कभी मुझे और कभी अपने बॉयफ्रेंड कैसर को देख रही थी। एक वही था जो गजाला के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता था। वह बड़ी जीदारी से लड़ रहा था और बड़ी बेहयाई से मार खा रहा था। लड़कियों की चीखों पुकार सुनकर चची दौड़ती हुई कोठी से बाहर आ गई। उनके साथ दो मुलाजिम भी आए। मुलाजमों ने सबसे पहले जहीर को संभाला क्योंकि वो उनके मालिक का लाडला बेटा था। चची मुझे कोसने और गालियां देने लगी। बदजात, मेरा खाता है और मेरे बच्चे पर हाथ उठाता है। आज तेरे चचा से कहकर तुझे धक्के देकर यहाँ से ना निकाला तो मेरा नाम शमशाद बेगम नहीं। अब मैं बच्चा नहीं था। मुझे अपनी फूफी से मालूम हो चुका था कि वो सब मेरी दौलत पर ऐश कर रही हैं। इसलिए उस रोज मैं शेर बन गया। मैंने कहा, ये कोठी मेरे अब्बाजान के पैसों से खरीदी गई है। आपके अच्छे भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। आने दीजिए चचा जान को, मैं भी आज अपनी जमीन जायदाद का फैसला करूंगा। ये कहकर मैं कोई जवाब सुने बगैर लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से जाने लगा। मुलाजिम जहीर को उठाकर पिछले दरवाजे से कोठी में दाखिल हो रहे थे। मैं कोठी के अगले हिस्से की तरफ जाने लगा। वहां पोर्च में एक टैक्सी खड़ी हुई थी। कोठी का चौकीदार टैक्सी की डिग्गी से सामान निकालकर अंदर ले जा रहा था और एक नौजवान लड़की अपना पर्स खोलकर टैक्सी का किराया अदा कर रही थी। मैं एक लम्हे के लिए ठिठक गया। वो भी मुझे देखने लगी। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो किस कदर हसीन थी। यहाँ जितनी लड़कियां आती थीं, उनमें सबसे हसीन लड़की गजाला थी, लेकिन उस अजनबी लड़की के सामने गजाला का हुस्न भी मांद पड़ जाता। मैंने दिल में कहा, यह भी इन बड़े लोगों की कोई रिश्तेदार है। मैं नागवारी से आगे बढ़ता हुआ उसके करीब से गुजरने लगा। उसी वक्त उसकी मुतरन्नम आवाज मेरे कानों से टकराई, भाईजान। मैं एकदम से उछल पड़ा। एकदम से वक्त उछलकर 8 बरस पीछे चला गया। मेरी शाहीना जिंदा हो गई। टैक्सी पोर्च से रेंगती हुई जा रही थी। वो आगे बढ़ती हुई हैरानी से बोली, भाईजान आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं शाहीना हूँ। मेरी आंखें खुशी से भीगने ही वाली थी। मैंने उसके दोनों बाजुओं को थाम कर कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। इतनी बड़ी दुनिया में मुझसे मोहब्बत करने वाली एक ही हस्ती है और वो तुम हो। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम मुझे भूल चुकी हो। उसने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया, मुझे परियों और शहजादों की वो तमाम कहानियां याद हैं जो आप सुनाया करते थे। यहाँ से पिंडी तक आपकी बुराइयां होती हैं, मगर मैं जानती हूँ कि आप क्या हैं। मेरा सारा बचपन आपकी गोद में गुजरा है। एक बूढ़ी मुलाजमा ने बताया था कि मम्मी मुझे दूध नहीं पिलाती थी, आप मुझे फीटर से पिलाया करते थे। आप ही मेरी माँ हैं, मेरे बाप हैं और मेरे भाई हैं। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े। नफरतों के इस तारीक जहन्नुम में एक ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत की किरण फूट पड़ी थी कि मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझने लगा। मैंने फर्ते मोहब्बत से झुककर उसकी पेशानी को चूम लिया। उसी वक्त चच्ची के चीखने की आवाज आई, अरे अरे बेहया, बेशरम, ये क्या कर रहा है? ना जाने कब तेरा जनाजा यहाँ से निकलेगा। जा अपनी किसी बहन को प्यार कर। मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। मैं अपनी बहन ही को प्यार कर रहा हूँ। मेरे प्यार की पाकीज़गी को वो नहीं समझ सकती थी। वो तेजी से चलती हुई आई और शाहीना का बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ कि इस लड़के की आंखों में शैतान है। ये तुम्हारा दिल अपनी तरफ खींच लेता है, मगर तुम समझती ही नहीं। सामान अंदर भिजवा दो और यहाँ खड़ी इसके फ्रेम में आ रही हो, चलो यहाँ से। शाहीना मुझे बेबसी से देखने लगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। हमारी तकदीर में इसी तरह मिलना और बिछड़ना है, लिहाजा हम फिर मिलेंगे। वो अपनी माँ के साथ कोठी के अंदर चली गई। मैंने फैसला किया कि चचा जान के आने तक मैं बाहर वक्त गुजारूंगा, क्योंकि वहां रहने से चची ख्वामख्वाह बातें सुनाती और मुझसे बर्दाश्त न होता। चचा रात के 9 बजे तक घर आ जाते थे। मैं 10 बजे कोठी में पहुंचा ताकि चची पहले अपनी सुना दें, फिर मैं सुनाऊंगा। मैं चचा के कमरे की तरफ जाने लगा। जहीर के कमरे के करीब से गुजरते वक्त मैंने उसकी आवाज सुनी,
वो चची से कह रहे थे, बेगम तुम ख्वाम का अपने बेटी की हमायत ना करो। मैं फरहाद को अच्छी तरह जानता हूँ, वो जहीर को नहीं छेड़ता, बल्कि जहीर उसे छेड़ता रहता है। मैं कई बार देख चुका हूँ कि ये किसी न किसी बहाने उसकी इंसल्ट करता रहता है। मैंने 1000 बार समझाया कि अगर तुम साबू से मोहब्बत नहीं कर सकते हो तो ना करो, मगर नफरत भी ना करो। क्या तुम चाहती हो कि वो यहाँ से चला जाए? चची ने जवाब दिया, मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, आपकी बहन उसे बहका रही है। वो अपनी फूफी की बातों में आ रहा है। अभी शाम को कह गया है कि ये कोठी उसके बाप के पैसों से खरीदी गई है। आप उसे कलेजे से लगा कर रखना चाहती हैं और वो गर्मी दिखा गया है कि आज आपसे जमीन जायदाद का हिसाब करेगा। चचा की हूँ बड़ी मायनीखेज थी। उन्होंने कहा, आपा उसे बहका रही हैं, मगर वो मेरे सामने का बच्चा है, अभी नादान है, मैं उसे समझा लूंगा। तुम अपने बेटे को समझाओ कि उसके मुंह ना लगे। ये भूल जाओ कि उसने जहीर पर हाथ छुड़ा है। दूध देने वाली गाय की लात खानी ही पड़ती है। मैं बाहर खड़ा सोच रहा था कि मुझे कमरे में जाना चाहिए या नहीं। उसी वक्त चचा बाहर आ गई। मुझे दरवाजे के सामने खड़ा देखकर पहले तो ठिठक गई, फिर उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, मेरे साथ आओ। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगे। मैं खामोशी से उनके पीछे चलने लगा। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान कराऊं। तुम्हारी फूफी तुम्हें बहका रही हैं। वो अपनी बेटी जरीना की शादी तुमसे करना चाहती हैं। इसके लिए वो झूठ बोल रही हैं कि शाहकोट की जमीनें तुम्हारे अब्बा मरहूम की थी। जब तुम्हारे अब्बा मरहूम का इंतकाल हुआ तुम उस वक्त 6 बरस के थे। जमीन जायदाद के मामलात को नहीं समझ सकते थे, वरना तुम्हारे अब्बा तुम्हें बता देते कि वो जमीनें दरअसल मेरी हैं और मैंने उन्हें ठेके पर काश्तकारी के लिए दी थी। चाचा जान, मैंने कहा, सिर्फ फूफी ही नहीं, दूसरे रिश्तेदार भी यही कहते हैं कि वो जमीनें मेरे अब्बा जान की हैं। उन्होंने अपनी अलमारी खोलकर चंद कागजात निकाले और उन्हें मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम जाहिल नहीं हो, पढ़ना लिखना जानते हो। जमीनों के जो कागजात मेरे नाम पर हैं, ये उन्हीं की फोटोस्टेट कॉपियां हैं। इनमें बाकायदा अदालत की फैसलों की मोहर लगी हुई है। इनके अलावा ठेकेदारी का मुआहदा भी है और तुम्हारे अब्बा जान के दस्तखत भी मौजूद हैं। मैं वो फोटोस्टेट कॉपियां लेकर गौर से पढ़ने लगा। वो पाकिस्तान बनने से कबल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अदालती कागजात थे और ये तस्दीक कर रहे थे कि मेरे चचा नासिर अली शाहकोट की जमीनों के मालिक हैं। लेकिन मैं इन कागजात की सदाकत पर यकीन न कर सका। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद कितने ही जालसाजों ने ऐसे हथकंडे किए थे। दूसरों की जमीनों पर अपनी मलकियत साबित करने के लिए जाली कागजात तैयार कराए थे। कितने ही जालसाज कानूनी गिरफ्त में आ गए थे और चचा की तरह कितने ही ऐसे थे जो ऐश कर रहे थे। अगर अब्बा मरहूम के कागजात मेरे पास होते तो मैं अभी उनके फ्रेब का पोल खोल देता। मैंने इन फजूल से कागजात को वापस करते हुए कहा, सिर्फ आदमियों की जुबान झूठ नहीं बोलती, कागजात भी झूठ बोलते हैं और फ्रेब देती हैं। वो गुस्सा दिखाते हुए बोले, इसका मतलब यह है कि तुम मुझे झूठा समझ रहे हो। मैंने एक बाप बनकर तुम्हें बचपन से पाला, तुम्हें तालीम दिलाई और तुम मेरी मोहब्बत और एहसानात का ये सिला दे रहे हो। इन कागजात को झुटलाकर मुझे झूठा और फ्रेबी कह रहे हो, और ये सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी फूफी ने तुम्हें जमीन जायदाद के ख्वाब दिखाकर तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। वो मोहतरमा इतनी ही हमदर्द हैं तो जाओ उनसे जाकर कहो कि मुझे अदालत में चैलेंज करें। वहां सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। मगर वो क्या मुकदमा लड़ेंगी? 3 वक्त का खाना पूरी तरह नसीब नहीं होता है। 2-4 पेशियां भुगतने के बाद ही फाकों की नौबत आ जाएगी। जरा अक्ल से काम लो फरहाद। ये रिश्तेदार तुम्हें बहकाकर इस कोठी से निकलवा सकती हैं, मगर वो मोहब्बत और खुलूस नहीं दे सकते जो मैं दे रहा हूँ। मैं उनकी मोहब्बत और खुलूस से मुतासिर न हो सका और मजीद कुछ कहे सुने बगैर वहां से चलाया। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि दूसरे दिन शाहकोट जाऊंगा और वहां के पटवारी से हकीकत मालूम करूंगा, क्योंकि पटवारियों के पास तमाम जमीनों और जिम्मेदारों की मलकियत के रिकॉर्ड्स मौजूद रहते हैं। वहीं से झूठ सच का पता चल जाएगा। मैं अपने कमरे में आकर टहलने लगा। थोड़ी देर के बाद एक मुलाजिम ने आकर कहा, बीबी जी आपको बुला रही हैं। घर के मुलाजिम गजाला को बीबी जी कहा करते थे। मैं समझ गया कि आज मैंने उसके बॉयफ्रेंड का हुलिया बिगाड़ दिया है। इसलिए वो भी अपनी माँ की तरह मुझे बातें सुनाना चाहती है। पहले तो मैंने सोचा कि ना जाऊं, क्वाम का बात बढ़ेगी। वो एक कहेगी तो मैं 10 सुनाऊंगा। फिर मेरे सोचने का अंदाज बदल गया। दिल में नफरत थी और ये नफरत अदावत में बदलने वाली थी। मैं यही चाहता था कि वहां इज्जत से रहूं या फिर लड़ झगड़ कर निकल जाऊं। मैं उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल कह रहा था कि आज कुछ होने वाला है, मगर मैं बुज़दिल नहीं था कि एक लड़की का सामना करने से कतरा जाता। मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वो पलंग पर लेटी हुई थी। मैं उसे देखते ही ठिठक गया। वो अपने चेहरे को एक बाजू में छुपाए हुए लेटी थी। दरवाजा खुलने पर उसने जरा सा हाथ हटाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में बला का कुमार था। उन दिनों में 20 बरस का नौजवान था। औरत को उसकी आंखों से पहचानने का तजुर्बा नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं नादान था, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं भी नादान नहीं था, मगर शैतान भी नहीं था।
इस हद तक मासूम था कि गजाला की खुमार आलू आंखों को देखकर मैंने इसे नींद का कुमार समझा। वो बड़ी संजीदगी से बोली, आओ दरवाजा आहिस्तगी से बंद करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने दरवाजा बंद किया और पलंग की तरफ पड़ते हुए उसके बॉयफ्रेंड का नाम लेकर कहा, मैंने कैसर को मारा है और दर्द तुम्हारे सर में हो रहा है। तुम मुझे ताने ना दो, बुज़दिल हमेशा मार खाते हैं, मुझे कैसर से कोई हमदर्दी नहीं। आज तुम्हारी दलेरी देखकर मेरे सोचने का अंदाज बदल गया है। मैं समझना चाहता था कि वो क्या कहना चाहती है। मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा तो मेरी नजरें बहक गई। वो जुबान से कुछ नहीं कह रही थी, अपने बदन के नशेबो फराज से पुकार रही थी। मुझे खामोश देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या इस कोठी में तुम मालिक की हैसियत से नहीं रहना चाहते? मैंने बड़े एतमाद से कहा, मैं सिर्फ इस कोठी का ही नहीं, शाहकोट की जमीनों का भी मालिक हूँ। इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। वो हंसने लगी और हंसते हंसते कहने लगी, फैसला इतना ही आसान होता तो तुम इस तरह मोहताजी की जिंदगी ना गुजारते। तुम एक एक जीना चढ़ने की बजाय छलांग लगाकर तमाम जमीन जायदाद के मालिक बन जाना चाहते हो। इस तरह तुम डैडी के दुश्मन बन सकती हो, मगर कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं फरहाद, मैं तुम्हारे काम आना चाहती हूं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें डैडी से बहुत कुछ हासिल करने के तरीके सिखा दूंगी। वो तरीके क्या हैं? मैंने पूछा। उसने लेटे ही लेटे अपना हाथ बढ़ाकर कहा, पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। एक मगरूर और बददिमाग लड़की जो सीधे मुंह बात नहीं करती थी, वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। मैंने सोचा कि अगर दुश्मनी के बजाय दोस्ती से काम बनता है तो जरूर बनाना चाहिए। मैंने दोस्ती के ख्याल से मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया। उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरे हाथ को भींच लिया, अपनी मुलायम हथेली और उंगलियों की नजाकत में जकड़ लिया। वो मुसाफिया तवील हो गया। मैंने महसूस किया कि वो निहायत आहिस्तगी से इशाराती अंदाज में मेरे हाथ को अपनी तरफ माइल कर रही है। मैं समझता रहा और अनजान बना एक खामोश बुत की तरह खड़ा रहा। आखिर उसे जुबान से कहना पड़ा, आओ यहाँ बैठो, आज हम बहुत सी बातें करेंगे। हम एक दूसरे के दोस्त बनकर अपने मुस्तकबिल का प्रोग्राम बनाएंगे। वो मुझे करीब बैठने की दावत दे रही थी। उसका हाथ कांप रहा था, शायद वो अंदर से भी कांप रही थी। मैं पलंग के सिरे पर बैठ गया, मेरा हाथ अब तक उसकी गिरफ्त में था। उसने कहा, तुम कैसे पहाड़ हो गए हो? मुझसे उम्र में छोटे हो, मगर मैं तुमसे छोटी नजर आ रही हूँ। और मैं कौन सी बड़ी हूँ? 3 बरस का फर्क तो कोई फर्क नहीं होता। मर्द उसी को कहते हैं जिसके डील डोल के आगे औरत की उम्र छुप जाए। मुझे छुपा लो। मैं अजीब उलझन में पड़ गया। अगरचे वो जवान और बेहद हसीन थी, मगर मुझसे उम्र में बड़ी थी। मैंने कभी इस अंदाज से नहीं सोचा था जैसे वो सोच रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अनजान ना बनो फरहाद, तुम्हारे नाम में कितनी रोमानियत है। क्या मुझे देखकर मेरे करीब आकर तुम्हारा दिल नहीं धड़क रहा है? ये बुरी बात है। मुझे बिदकते देखकर वो उठ गई, फिर मुझे समझाने लगी, बुरी बात यह है कि तुम मुझसे कतरा रहे हो। क्या मैं जवान नहीं हूँ? क्या मैं हसीन नहीं हूँ? मुझ में कोई कमी है तो बताओ। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे ये बताओ कि तुम किस तरीका से मुझे मेरा हक दिलाओगी? तुमसे शादी करके? शादी? मैंने हैरत से कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम मुझसे बड़ी हो, चचा चची राजी नहीं होंगे। कैसे राजी नहीं होंगे? वो जानते हैं कि फूफी तुम्हें बहका रही हैं। एक दिन डैडी कह रहे थे कि शाइना की शादी तुमसे कर देंगे और तुम्हें घर दामाद बनाकर रखेंगे, ताकि कोई तुम्हें जमीनों के सिलसिला में बहकाने के लिए यहाँ से ना ले जाए। मगर मैं डैडी का इरादा बदल लूंगी। मैं उनसे कह दूंगी कि हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहती हैं। डैडी एतराज नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम्हें घर दामाद बनाकर रखें। वो बातों के दौरान मेरे दाएं से बाएं मचल रही थी। हद हो गई थी। ऐसे मौका पर तो फरिश्ते भी बहक जाते, मैं भी बहक जाता। मगर वो घर दामाद वाली बात मेरी खुददारी पर एक हथौड़ी की तरह लगी। मैंने गजालिया की गुदाज बाहों को दोनों हाथों से थामकर उसे अपने से अलग किया। मैंने फैसला किया और उसे परे धकेल कर वहां छूट गया। फिर उसे हकारत से देखते हुए कहा, मैं ऐसा अहमक नहीं हूं कि तुमसे शादी करूं और यहां गुलाम बनकर रह जाऊं। गजाला को उसके वालिदैन ने कभी फूल की छड़ी से नहीं मारा था और मैंने बड़ी हकारत से उसे धकेल दिया। वो तौहीन के एहसास से तिल मिलाई, मुझे गुर्रा कर देखा, मगर देखते ही जैसे फिर जज्बात से सुलग उठी। वो अजीब कैफियत से दो चार थी। तौहीन का एहसास भी था, गुस्सा भी था और मेरे बाजू में मचलने की दीवानगी भी थी। मैं पलट कर जाने लगा। वो दौड़ती हुई मेरे सामने आई और रास्ता रोककर खड़ी हो गई। तुम नहीं जा सकते, तुम कैसे पत्थर हो? तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहती, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। तुम शादी नहीं करना चाहते, कोई सौदेबाजी पसंद नहीं करते, ना करो, मगर मेरे जज्बात को समझो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे फ्रेब में आकर अपना मुस्तकबिल बर्बाद नहीं कर सकता। दूर हटो। मैंने उसे फिर धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे गई। इस बार तौहीन का एहसास उस पर गालिब आने लगा। वो चिल्लाकर चीखने लगी, सुअर कमीने, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, तुम्हें जान से मार डालूंगी।
मगर तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वो मेरा मुंह नोचने के लिए उछलकर मेरी तरफ आई। मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। वो लंबे और नोकीले नाखून नेल पॉलिश की सुर्खी में नहाए हुए थे और अब मेरे खून की सुर्खी में डूबना चाहते थे। शायद लड़कियां इसीलिए नाखून बढ़ा कर रखती हैं कि बवक्ते जरूरत इनसे मुंह नोचने का काम लिया जाए। मैं उसे रोक रहा था और वह बिपरीवी शेरनी की तरह बार बार मुझ पर झपट रही थी, साथ ही चीखती भी जा रही थी। तुम जलील कमीने, हमारा झूठा खाने वाले, तुम मुझे ठुकरा रहे हो। बड़े बड़े रईसजादे मेरे तलवे चाटती हैं। तुम भी यही करोगे, वरना मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। लेकिन ये तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझसे माफी मांगो। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। रात के सन्नाटे में वो कमरा और वो कोठी गूंज रही थी। फिर चाचा चाची और जहील वगैरह की आवाजें आने लगी। वो कमरे का दरवाजा पीट रहे थे। दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है ये? गजाला, तुम क्यों चीख रही हो? कौन है कमरे में? दरवाजा खोलो। मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। वो एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ भागी। फिर दरवाजा खुलते ही अपनी माँ से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे बचाइए, ये बदमाश मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं इस घर में नहीं रह सकती। जब तक ये कमीना रहेगा मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे यहाँ से ले चलिए मम्मी। उसके झूठ और चिल्लित्तरबाजी पर मैं हैरान रह गया। मैं कुछ कहना चाहता था कि चचा ने आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मुझे झिंझोड़ते हुए कहा, तुम इतनी कमीनगी पर उतर आए हो, तुमने ये भी ना सोचा कि ये तुम्हारी बड़ी बहन है। मैं तुम्हारी बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगा। अगर ये बड़ी बहन है तो मैं इस पर थूकता हूँ। मैं जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसी लड़की को बहन नहीं कह सकता जो अपने कमरे में बुलाकर गुनाह की दावत देती हो। ये झूठ है डैडी, गजाला ने चीख कर कहा। मैंने इसे बुलाया था सिर्फ ये कहने के लिए कि कैसर एक बहुत बड़े ऑफिसर का लड़का है। तुमने उस पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया है। इस पर यह कमबख्त कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कैसर को अपना रकीब समझता हूँ। फिर ये खुली बेशर्मी की बातें करने लगा। आज इस बात का फैसला कीजिए, ये घर में रहेगा या मैं रहूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ, कोई बाजारी लड़की नहीं हूँ कि अपनी जिल्लत बर्दाश्त करूंगी। मैंने उसकी तरफ पलटकर हकारत से कहा, तुम बाजारी औरत से भी बदतर हो। पता नहीं अब तक कितनों के साथ मुंह काला किया है। चाचा जान ने मेरे मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। तुम मेरे सामने मेरी बेटी को बाजारी कह रहे हो? तुम खुद बाजारी हो। शरीफों के यहाँ रहने के काबिल नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने दूसरी बार तमाचा मारना चाहा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, फिर उस हाथ को परे झटक कर कहा, बस अब मुझ पर हाथ न उठाना। आज से मैं तमाम रिश्ते तोड़ रहा हूँ। तुम लोग बचपन से मुझे बेवकूफ बनाते आए हो। जवानी में तुम्हारी बेटी मुझे बेवकूफ बनाकर अपने इशारों पर नचाना चाहती है। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब यहाँ मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। मगर याद रखना, एक दिन इस कोठी का मालिक बनकर आऊंगा और तुम सबको धक्के देकर यहाँ से निकालूंगा। ये कहकर मैं कमरे से जाने लगा। दरवाजे पर एक तरफ गजाला अपनी माँ से लिपटी हुई खड़ी थी, दूसरी तरफ शाहीना अपने भाई जहीर के पीछे खड़ी अपनी कटोरा जैसी आंखें फैलाकर मुझे घूर रही थी। मैं उसके सामने आकर ठहर गया। चचा और चाची दोनों ही चीख कर मुझे चैलेंज कर रहे थे कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। जमीन और जायदाद के लिए मेरे दावे झूठे हैं। अदालत मेरे हक में फैसला नहीं सुनाएगी। वो बुड़बुड़ा रहे थे, लेकिन मैंने शाहीना के सामने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। शाहीना, यहाँ जो कुछ हो रहा है तुम्हें उसके मुतालिक सोचना और समझना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसी इखलाक से गिरी हुई बातें मेरी बहन के कानों तक पहुंचे। तुम जाओ यहाँ से। वो मेरा हाथ थामकर इल्तिजा अमेज लहजे में बोली, आप यहाँ से नहीं जाएंगे ना? जरा देर के लिए मेरा फैसला कमजोर पड़ गया। मैं इस मासूम को इस गंदे माहौल में छोड़कर कैसे जाऊं? लेकिन यहाँ रहकर मैं उसके लिए क्या कर सकता था? एक भाई का फर्ज पूरा करने के लिए लाजमी था कि मैं वहां से चला जाऊं और अपनी तमाम दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दूं। मैंने दिल पर जबर करते हुए कहा, मैं जाऊंगा, अपनी और तुम्हारी भलाई के लिए जाऊंगा। 8 साल की जुदाई हमें दूर न कर सकी। आइंदा भी इस दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकेगी। मैं बहुत जल्द तुमसे आकर मिलूंगा। जहीर गुस्सा और बेबसी से मुझे देख रहा था। अब उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अकड़कर शाहीना को मुझसे बातें करने से रोक देता। इसलिए वो बड़ी खामोशी से शाहीना का बाजू थामकर जरा पीछे हट गया ताकि मेरे गुजरने के लिए रास्ता बन जाए। मैंने उस पर हकारत की एक नजर डाली और लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने कमरे में आ गया। वहां आकर मैं अपने कपड़े, किताबें और दूसरा सामान बांधने लगा। कोई ये देखने नहीं आया कि मैं इस घर से क्या ले जा रहा हूँ। मैंने अपने लिए जो भी चीज जरूरी समझी उसे उठाकर रख लिया। फिर 1 घंटा के बाद अपना बोरिया बिस्तर समेटकर मैंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं अपनी फूफी के यहाँ चला आया। फूफी शादरा में रहती थी। फूफा का इंतकाल हो चुका था। वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। उनकी लड़की जरीना तकरीबन मेरी हम उम्र थी। 3 वक्त की रोटियों के लिए वो भी मोहल्ले वालों के कपड़े सीती थी। दोनों माँ बेटी मेहनत मजदूरी करके इज्जत आबरू से जिंदगी गुजार रही थी। मुझे देखकर फूफी मेरी बलाई लेने लगी।
मैंने कोठी छोड़ने की तफसील सुनाई तो वो चचा जान को कोसने और गालियां देने लगी। वो 2 कमरों के एक कच्चे मकान में रहती थी। उन्होंने एक कमरा मेरे रहने के लिए मखसूस कर दिया। मैं ये सोचकर आया था कि अब कहीं मुलाजमत करूंगा और उन पर बोझ नहीं बनूंगा। मैंने उसी वक्त उनसे कह दिया कि मैं उनका बेटा बनकर इस घर के अखराजात पूरे करूंगा। ये सुनकर वो नाराज हो गईं। उन्होंने जरा समझाकर और जरा डांट डपट कर अपना फैसला सुना दिया कि मुझे अपनी तालीम जारी रखनी होगी। हम रात गए तक बातें करते रहे। फिर मैं अपने कमरे में सोने चला आया। बिस्तर पर लेटने के बाद मुझे नींद नहीं आई। बहुत सी सोचें दिमाग में लपक रही थीं। चचा की मक्कारियों ने मुझे अपनी उम्र से ज्यादा सोचना सिखा दिया था। मैं गहरी संजीदगी से सोच रहा था कि उनसे अपना हक छीनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किन लोगों का ताउन हासिल करना चाहिए। सभी से ताउन की तवक्को थी, मगर चचा इस हकीकत को अच्छी तरह समझ गए थे कि मेरी तरफ से मुकदमाबाजी के लिए कोई अदालत तक नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे अजीज़ों कारिब में सभी गरीब थे। जिनके पास थोड़ी बहुत पूंजी थी वो उसे मेरी खातिर दाव पर नहीं लगा सकते थे। चचा के मुतल्लिक सोचते सोचते गजाला की बेहयाई याद आ गई। उस वक्त मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ कि जब वो लड़की बेहया बन गई थी तो मैंने शराफत क्यों दिखाई। मगर अब वक्त गुजर चुका था। मैं बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। कहते हैं कि चिराग से चिराग जलता है, इसी तरह एक बदन के तस्वुर से दूसरा बदन रोशन हो गया। ना जाने कैसे इस तस्वुर में जरीना का सरापा झलकने लगा। शायद इसलिए कि वो भी लड़की थी, जवान थी। गजाला की तरह उसका रंग भी उजला था। तौबा तौबा। मैं अपने दोनों गाल पीटने लगा। एक बेहया के मुतल्लिक सोचते सोचते मैं अपनी इस मोहसिना का तस्वुर कर रहा था जिसके घर में ना जाने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा गुजारना था। मैंने झिलाकर जोर से अपने मुंह पर तमांचा रसीद कर दिया ताकि आइंदा जरीना के मुतल्लिक कोई सस्ता ख्याल मेरे दिमाग में ना आए। वो रात सोते जागते और सोचते हुए गुजर गई। सुबह किसी ने मेरे शाने को हौले से झिंझोड़ कर जगाया। आंख खुली तो निगाहों के सामने जरीना थी। मुझे यूं लगा जैसे मैं अब तक उसके मुतल्लिक सोच रहा हूं। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। उसकी मुतरन्नम आवाज कानों में रस घोलने लगी। उठ जाइए, 10 बज रही हैं। अम्मी स्कूल चली गई हैं। जाते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं आपको ना जगाऊं, मगर ऐसा भी क्या सोना है। बाहर जाकर देखिए धूप कितनी निकल आई है। क्या बड़ी कोठियों वाले इसी तरह दिन चढ़े तक सोती हैं। अब मैं कोठी वाला कहाँ रहा। मैं तो इसी मकसद के लिए वहां से आया था कि वो कोठी और तमाम जायदाद हासिल करूंगा। अगर इसी तरह सोता रहा तो शायद कभी अपने मकसद में कामयाबी नहीं होगी। मैंने उस वक्त दिल ही दिल में अहद किया कि आज से नींद के नशे और आराम तलबी से गुरेज करूंगा। आज से मेरे लिए आराम हराम है। ये अहद करके मैंने आंखें खोल दी। वो निगाहों के सामने मुस्कुरा रही थी। जैसे सुबह मुस्कुराती है वैसे ही उसके चेहरे पर ताजगी थी। भूरी आंखें, खड़ी नाक, रस भरे होंठ, बैजवी चेहरा। चेहरे से नीचे नजरें गईं तो मैंने फौरन ही आंखें झुका ली। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उफ, गजाला ने मुझसे कितनी जबरदस्त दुश्मनी की थी। अब भी मेरी हथेली के साय में रेशमी धड़कनें बज रही थीं। एक से मुतारिफ होकर दूसरी की तरफ ख्याल बहक रहा था। मैं जल्दी से उठकर नजरें चुराते हुए मुंह हाथ धोने लगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने किस तरह नाश्ता किया, किस तरह जरीना का सामना करने से कतराता रहा। जब 1.5 घंटे बाद शाहकोट जाने वाली बस में आकर बैठा तो उस वक्त ये सोच रहा था कि मुझे फूफी के यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत जल्द कहीं मुलाजमत तलाश करूंगा। मुलाजमत ना मिली तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और किसी दूसरी जगह अपनी रिहाइश का इंतजाम करूंगा। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। मुझे जमीनों के चक्कर से इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मैं अपने खाने पीने और रहने का अलग ठिकाना बनाता। मैं रोज सुबह शाहकोट जाता और शाम को वापस आता। कभी पटवारी से मुलाकात ना होती, कभी मुलाकात होती तो वो अपनी मसरूफियात का बहाना करके मुझे टाल देता। वो मुझसे कह चुका था कि जमीनों का असल मालिक नासिर अली है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि उसके रिकॉर्ड में जिम्मेदार की हैसियत से किसका नाम दर्ज है। चचा ने उसके पीछे अच्छी खासी रकम सरफ की थी। आखिर एक दिन उसने साफ तौर से कह दिया कि वो अपना रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। अगर मैं देखना चाहूं तो किसी वकील के जरिया अदालत में दरख्वास्त देकर मालूमात हासिल कर सकता हूं। मैं मायूस होकर चलाया। अब तो मेरे पास शाहकोट आने जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं किसी वकील की खिदमत कैसे हासिल कर सकता था। फूफी अपनी हैसियत से ज्यादा मेरा बोझ उठा रही थी। उनके मजबूर करने पर मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। 2-4 रिश्तेदारों ने मुझे समझाया था कि मैं वकीलों और अदालतों के चक्कर में ना पड़ूं, क्योंकि जमीन का झगड़ा कभी 1-2 पेशियों में खत्म नहीं होता। साल हर साल तक मुकदमा चलता रहते हैं। जिनके पास दौलत होती है वही ऐसी मुकदमाबाजियां करती हैं। मैंने बज़ाहिर उनके मशवरों को तस्लीम कर लिया, लेकिन मेरा जहन उलझा हुआ था। कभी फूफी की गुर्बत का ख्याल सताता और कभी चचा से इंतकाम लेने का भूत सर पर सवार हो जाता। कई बार मैंने सोचा कि इस मक्कार चचा को कत्ल कर दूं और उनके साथ उनके औलाद का भी खात्मा कर दूं, ताकि उनके अंदर नस्ल ही खत्म हो जाए और कोई मेरी दौलत से फायदा उठाने वाला ना रहे।
लेकिन इस तरह मैं मुजरिम बन जाता और मेरा हक भी मुझे ना मिलता। ऐसे ही वक्त मैंने कई बार सोचा कि मुझे किसी तरह गैबी ताकत हासिल हो जाए जिसके जरिए मैं अपनी जमीन और जायदाद उनसे हासिल कर लूं। ये इंसान की फितरत है कि जब उसे कामयाबी का सीधा और सही रास्ता नहीं मिलता तो वो गलत रास्ता इख्तियार करता है। कभी मुजरिमों की तरह सोचता है और कभी ख्याल ही ख्याल में आरजू करते हैं कि कहीं से उसे तिलिस्मी चिराग मिल जाए या हाजरात का इल्म हासिल हो जाए ताकि वो दुश्मनों को जेर कर सके और जमीन में छुपे हुए खजाने हासिल करके इस दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाए। मैं भी कुछ इस अंदाज से सोचने लगा। मेरे अंदर इंतकाम का लावा पक रहा था। कोई रास्ता ना पाकर मैं कोई ऐसा पुरस्कार इल्म सीखना चाहता था जिससे मेरे दुश्मन दहशत ज़दा होकर मेरे कदमों में झुक जाएं। ये बचकाना ख्यालात थे, लेकिन जैसा कि मेरी आदत थी मैं जिस चीज को देखता उसमें अपनी नजरें पेवस्त कर देता था और जो सोचता उसी ख्याल पर अपनी तवज्जो मरकूज कर देता। इस आदत के मुताबिक मेरी तवज्जो इसी ख्याल पर कायम हो गई कि मुझे कुछ ना कुछ हासिल करना चाहिए, यानी कोई पुरस्कार इल्म हासिल करना चाहिए या कोई जलाली वजीफा पढ़ना चाहिए या चिल्ला कशी करनी चाहिए या फिर काला जादू सीखना चाहिए। काले जादू का ख्याल मैंने दिल से निकाल दिया क्योंकि इस्लाम में जादू टूने और सिफली अमल की ममानियत है। मैं कोई ऐसा अमल सीखना चाहता था जिसके जरिया चचा मेरे जेरे असर आ जाएं और बिला चूर चना तमाम जमीन और जायदाद मेरे हवाले कर दें। एक इल्म है हैप्नोटिज्म जिसके जरिए मैं उन्हें अपना मतियो मामूल बना सकता था। एक इल्म है टेलीपैथी यानी ख्याल ख्वानी के जरिया मैं उनके दिमाग में छुपी हुई बातों को पढ़ सकता था। मेरी शनासाओं में ऐसे अलूम सिखाने वाला कोई उस्ताद या रहनुमा नहीं था। मैं बाजार से इस सिलसिले की किताबें खरीद कर इन अलूम को पढ़ने समझने और सीखने लगा। वो किताबें मुझे जिंदगी के एक नए मोड़ पर ले आती। ये सच है कि महज किताबों से मुकम्मल इल्म हासिल नहीं होता। इसके लिए किसी बड़े आलिम आमिल के मुशाहिदात और तजुर्बात से रहनुमाई हासिल करना पड़ती है। फिर भी इन किताबों से इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि मैं इन अलूम को समझने और सीखने के इब्तदाई मराहिल से गुजरता चला गया। जो हजरात हैप्नोटिज्म और टेलीपैथी से दिलचस्पी रखती हैं वो इर्तिकाज़ तवज्जो की अहमियत को अच्छी तरह समझती हैं। इर्तिकाज़ तवज्जो के बगैर इस मैदान में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और मैं तो बचपन ही से तवज्जो और ख्याल की कुव्वत को किसी एक मुकाम पर मरकूज कर देने का आदी था। लिहाजा शमा बीनी की मशकों के दौरान मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। रात को जब सन्नाटा छा जाता और किसी की मुदाखलत का खदशा ना होता उस वक्त मैं अपने कमरे में मोमी शमा रोशन करता और शुमाल की तरफ रुख करके बैठ जाता और शमा की लौ को देखता रहता। शमा बीनी के दौरान मेरी तवज्जो सिर्फ इस ख्याल पर कायम रहती कि मेरी आंखों में मकनातीसी कुव्वत पैदा हो रही है। मैं जिसे चाहूँ अपने निगाहों के शकंजा में जकड़ सकता हूँ। अगरचे पहले मरहले में मुझे ऐसी जारिहाना तर्ज की बातें नहीं सोचनी चाहिए थी, मगर मैं अपने हालात से मजबूर था। इस अमल के दौरान मेरे दुश्मन पेश नजर रहते। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने अपने जोश और जज्बों पर काबू पा लिया और निहायत सुकून और संजीदगी से शमा का मुशाहिदा करने लगा। अब मैं जलती हुई लौ पर नजरें जमाए दिल ही दिल में कहता था, उस रोशन लौ में जो भी चमक है वो मेरी आंखों में उतर रही है। उसमें जो गर्मी और हरारत है वो हरारत मेरी निगाहों में पैदा हो रही है। कई माह तक बिला नागा ये मश्क जारी रही। इब्तदा में कदरे मायूसी हुई क्योंकि चंद माह के अरसा में ही मैं खुद को हैप्नोटिज्म का माहिर समझने लगा था। खुद को माहिर व आमिल समझकर वक्तन फवक्तन दूसरों को घूरती हुई नजरों से देखता और उन्हें अपने ज़ेरे असर लाने की नाकाम कोशिशें करता। कई बार नाकाम होने के बाद मुझे अक्ल आ गई कि अगर ये इल्म सीखना इतना ही आसान होता तो आज हजारों लाखों की तादाद में हैप्नोटिज्म के माहिर नजर आते। इस अमल के हसूल के लिए सब्र तहम्मुल, खुद एतमादी और कड़ी मशकों की जरूरत है। लिहाजा मैं फिर एक बार संभल गया और दूसरों के सामने अपनी मकनातीसी आंखों की नुमाइश करने के बजाय सिर्फ अपनी जात में डूबकर शमा बीनी की मश्क करने लगा। कुछ अरसा के बाद मैंने महसूस किया कि शमा की लौ फैलती हुई मेरी निगाहों का अहाता कर लेती है और चारों तरफ मुझे उस गर्म लौ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। इस तरह मुझे गर्मी का एहसास होने लगा। पहले पहल मैं अपने जिस्म में रेंगने वाली हरारत से घबरा गया, फिर रफ्ता रफ्ता इसका आदी हो गया। अब शमा का वो नन्हा सा शोला मेरे दिमाग को छूता था, मेरी आंखों में उतरता था और निगाहों से खारिज होता हुआ महसूस होता था। ये मेरे एहसासात थे। अमली तौर पर मैं कहाँ तक कामयाब हो चुका हूँ ये मैं नहीं जानता। वैसे मेरे कॉलेज के साथी अक्सर कहा करते कि मेरी आंखों में कुछ अजीब सी कशिश पैदा हो गई है। मेरे लिए ये कोई नई तला नहीं थी। मेरे अब्बा मरहूम ये पेशगोई कर चुके थे। इसी बात को चच्ची ने मुख्तलिफ अंदाज से मुतनफ़र होकर दोहराया था, मगर तब और अब में एक जरा सा फर्क पैदा हुआ था। अब कोई मुझसे निगाहें मिलाकर बातें नहीं करता था। बातों के दौरान मेरे मुखातिब की नजरें झुक जाया करती। एक दफा का जिक्र है, मैं अपने मामू से मिलने गुजरांवाला गया था। एक रात वहां गुजारने के बाद अल सुबह एक ट्रेन से लाहौर के लिए रवाना हुआ।
सर्दी का मौसम था। मेरे जिस्म पर लंडे बाजार का एक बोसीदा सा स्वेटर था, लेकिन सर्दी ऐसी थी कि दांत बज रहे थे। ट्रेन में भी भीड़ नहीं थी, वरना इंसानों के जिस्मों से खारिज होने वाली हरारत से कंपार्टमेंट की फिजा कदरे गर्म रहती। मेरे सामने एक बूढ़ा शख्स अपनी सीट पर पालती मारे बैठा था। उसके सर के बाल, दाढ़ी और भवें सब सफेद हो गई थीं। जिस्म लागल था मगर चेहरे पर अजब ताजगी थी। वो एक पतली सी चादर ओढ़े बैठा हुआ था जिसमें बेशुमार रंग बिरंगे पैबंद लगे हुए थे। हमारी तरफ जो खिड़की थी वो खुली हुई थी। मैं उसे बंद करने लगा तो बूढ़े बाबा ने हाथ बढ़ाकर कहा, रहने दो बेटा, जरा ठंडी हवा आ रही है। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। यहाँ सर्दी से कुल्फी जमी जा रही थी और बड़े मियाँ ठंडी हवा खा रहे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये मुझ जैसे हट्टे कट्टे नौजवान की तौहीन है कि मैं सर्दी से ठिठर रहा हूँ और ये बूढ़े बाबा सर्दी से लुत्फ उठा रही हैं। क्या ये आग से बने हुए हैं? बूढ़े बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं आग से बना हुआ नहीं हूँ, तुम्हारी तरह खाक का पुतला हूँ। शदीद हैरानी से मेरी आंखें फैल गईं। बूढ़े बाबा ने इस बात का जवाब दिया था जिसे मेरे दिमाग ने सोचा। क्या ये शदीद हैरानी का मुकाम नहीं था कि जो बात मेरी जुबान पर नहीं आई थी उसे उन्होंने सुन लिया था और उसका माकूल जवाब दिया था। मैं उनकी तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में गहराई थी। मैंने महसूस किया कि वो आंखें मुझे अपनी तरफ खींच लेना चाहती हैं, लेकिन खींच नहीं सकती, अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती। शायद इसलिए कि मैं शमा बीनी की मश्क में बहुत आगे निकल गया हूँ। उन्होंने एक लंबी हूं के साथ कहा, मेरा ख्याल दुरुस्त निकला, तुम शमा बीनी की मश्क कर चुके हो। मैं एकदम से संभल कर बैठ गया। शमा बीनी वाली बात भी मैंने खामोशी से सोची थी, मगर उन्होंने सुन लिया था। मैंने जल्दी से उनके घुटनों पर हाथ रखकर पूछा, आप कौन हैं? जो बातें मैं सोचता हूँ उन्हें आप सुन लेती हैं, इसे तो टेलीपैथी कहती हैं। आप यकीनन दूसरों के ख्यालात पढ़ लेती हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है कि ख्याल ख्वानी एक ऐसा इल्म है कि जिसे मुकम्मल तौर पर सीख लेने के बाद इसका आमिल दूसरों के दिमाग तक पहुंच जाता है और जो कुछ वो सोचते रहते हैं उसे वो सुनता रहता है। उन्होंने मेरे हाथ को थपकते हुए कहा, तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हैं बाबा जी। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं ऐसे इल्म के लिए भटक रहा हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। मुझे अपने इल्म के खजाने से एक चुटकी भीख दे दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जो इल्म तुम्हें हासिल हो रहा है तुम अभी उसको अपने काम में लाना नहीं जानती। ख्याल ख्वानी का इल्म तो दूर की चीज है। देखो तुम सर्दी से ठिठर रही हो, क्या इस सर्दी से महफूज रहने की कोई तदबीर नहीं कर सकते? क्या तदबीर करूं, कैसे तदबीर करूं? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, जरा सीधी होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं उनकी हदायत के मुताबिक अपनी जगह सीधा होकर बैठ गया और उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगा। उन्होंने कहा, मरी की बर्फबारी यहाँ के मौसम पर असरअंदाज हो रही है। सर्दी वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है और इस हालत में मैंने खिड़की खुली रखी है। तुम जरा अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर उन्हें तवज्जो से देखो। मैं अपनी निगाहों के सामने दोनों हथेलियां फैलाकर उन्हें गहरे नमाक से देखने लगा। बूढ़े बाबा कह रहे थे, अब अपने इल्म को काम में लाओ और ये ख्याल कायम करो कि तुम्हारी हथेलियों पर शमा की लोएं रोशन हैं और उनकी नादीदा हरारत से तुम्हारी हथेलियां गर्म हो रही हैं। मैंने उनकी हदायत पर अमल किया। अपने दिमाग से तमाम मुंतशिर ख्यालात को झटक कर सिर्फ एक शमा की लौ को अपनी हथेलियों पर रोशन करने लगा। मैं दिल ही दिल में कह रहा था, मेरी हथेलियां गर्म हो रही हैं, मेरी निगाहों की हरारत सर्द लहरों को पिघला रही है। मुझे एक राहत बख्श और पुरसुकून हरारत की जरूरत है और वो हरारत इन हथेलियों तक पहुंच रही है। ट्रेन तेज रफ्तारी से भागी जा रही थी। सर्द हवा के झोंके मेरी हथेलियों तक आ रहे थे। मैं वो फिक्रे बार बार दोहरा रहा था। 1 मिनट के बाद ही मेरी हथेलियों पर धीमी धीमी सी हरारत रेंगने लगी। मेरी निगाहें आंच दे रही थीं, इल्म की बंद मुट्ठी को खोल रही थीं। जिंदगी की बिसात पर पहली बार अमली तजुर्बे का पांसा फेंक रही थी। मेरी हथेलियां गर्म होने लगी। फिर वो हरारत हौले हौले रेंगती हुई सरसराती हुई खून की रवानी की तरह मेरी रगों में दौड़ने लगी और मेरे सारे जिस्म को गरमाने लगी। वो ऐसी राहत बख्श और पुरसुकून हरारत थी जिसका मैं मुतमन्नी था। मैं हमारी खुशी के अपने जिस्म को इधर उधर से छू कर देखने लगा। क्या हुआ? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। मैंने फौरन ही झुक कर उनके पांव पकड़ लिए। बाबा जी, आपने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया है। मैं जिस राह की तलाश में था आपने वो राह दिखा दी। मुझे कुछ और सिखाइए बाबा, मैं हमेशा आपके दर का भिखारी बनकर रहूंगा। बेटे, इल्म मांगने से नहीं मिलता, सीखने से मिलता है। देखो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। जिस इल्म से तुम अपने अंदर हरारत महसूस कर रहे हो इसे तुमने खुद सीखा है। मैंने तो एक जरा सी रहनुमाई की है, तो फिर कुछ और रहनुमाई कीजिए। मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो थोड़ी देर तक खामोश रही। खिड़की से सर्द हवा के झोंके बदस्तूर आ रहे।
लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे कमरे में बैठा हूं जहां आतिशदान में लकड़ियां सुलग रही हैं और उनकी आंच से मैं महफूज हो रहा हूं। लोग ये इल्म क्यों सीखना चाहते हैं? वो कहने लगे, इसलिए सीखना चाहते हैं कि किसी को भी अपने ज़ेरे असर ला सकें, किसी को भी अपना मामूल और मुती बनाकर उनसे नाजायज फायदे उठा सकें। अगर तुम भी किसी गलत इरादे से सीख रहे हो तो इस इरादे से बाज आ जाओ। मैंने उनसे अपने दिल की बात साफ साफ कह दी। मैं दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन हूँ। मैंने बचपन से अब तक किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाया। अगर कुछ लोग दौलत और जायदाद के लालच में खुद ही मेरे दुश्मन बन जाएं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ अपने जायज हकूक हासिल करना चाहता हूँ। उनके पास दौलत है, अदालत की झूठी दस्तावेजात हैं, मेरे पास अपनी सच्चाई साबित करने का कोई वसीला नहीं है। आखिर मैंने फैसला किया कि मुझे किसी पुरस्रार इल्म के जरिए अपने हकूक हासिल करने चाहिए। आप ही बताइए, क्या मुझे अपने हकूक हासिल करने का हक नहीं है? दुनिया का कोई भी इल्म इसीलिए सिखाया जाता है कि इसकी रोशनी में इंसान दयानतदारी से अपने जीने का हक हासिल करे। मुझे यकीन है कि तुम जो कुछ सीखोगे उससे किसी शरीफ या गैर मुतल्लिक शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और दूसरों से नाजायज फायदे हासिल नहीं करोगे। तुम्हारी बातों से यह जाहिर हो गया है कि तुम अपने दुश्मनों को तस्कीर करना चाहते हो। इसके लिए तुम्हें अल तस्कीर की मशकों से गुजरना होगा। वो मुझे समझाने लगे कि अल तस्कीर की इब्तदाई मशकें कैसी होती हैं और उनकी इंतहा क्या है। मैं गौर से उनकी हदायत और मशवरों को सुनता और समझता रहा। वो मुख्तसर सा सफर किस तरह गुजर गया कुछ पता ही ना चला। हम दोनों लाहौर के स्टेशन पर ट्रेन से उतर गए। मैंने अकीदत से उनका हाथ थाम कर कहा, मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूँ, आपसे ख्याल ख्वानी का इल्म सीखना चाहता हूँ। उन्होंने शफकत से समझाया, एक वक्त में एक ही ख्याल कायम करो और एक ही इल्म सीखो। टेलीपैथी सीखने की मंजिल अभी दूर है। जब वो वक्त आएगा तो मैं तुमसे खुद ही राब्ता कायम कर लूंगा। अब तुम जाओ, मेरे पीछे ना आना। ये कहकर वो आगे बढ़ गए, मुझसे दूर होते चले गई। मैं खामोशी से उन्हें देखता रहा। जब वो नजरों से ओझल हो गए तो मैं भी सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया। इसके बाद मेरा शौक और मेरी दीवानगी बढ़ गई। मैं दूसरी सुबह मुंह अंधेरे रावी के किनारे गया। बूढ़े बाप की हदायत के मुताबिक अल तस्कीर की मश्क के लिए मुझे ऐसी पुरसुकून जगह की तलाश थी जहां मुदाखलत करने वाला कोई ना हो। मैं दरिया के किनारे किनारे चलता हुआ तकरीबन 10 मील का फासला तय कर गया। घने दरख्तों की झुंड में मुझे वो जगह मिली। वहां से इंसानी आबादी दूर थी। कभी कभी किसी लॉन्च के गुजरने की आवाज सुनाई देती, फिर सन्नाटा छा जाता। मैंने एक दरख्त के तने पर एक नन्हा सा स्याह दायरा बनाया और उसके सामने जरा फासले पर पालती मारकर बैठ गया। सुबह से शाम और शाम से सुबह होने लगी। मैं शाम को घर जाता था और सुबह सवेरे इसी वीराने में चला आता। मुझे खाने पीने और पहनने ओढ़ने का होश नहीं था। मेरी दाढ़ी बढ़ गई। कई कई दिनों तक एक ही लिबास पहने रहता। फूफी और जमीना से ये बात छुपी ना रह सकी। वो समझ गई मैं कोई इल्म सीखने के चक्कर में मस्तान बाबा बन गया हूँ। फूफी ने कई बार डांट टपट कर मुझे अपने इरादों से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन मेरे इरादे कमजोर नहीं थे। मशकों के दौरान कई बार मुझसे गलतियां हुई। कई बार एक अनजाना सा खौफ तारी हुआ। कभी वक्ती तौर पर मेरा जहनी तवाज़ुन डगमगा गया। तभी तेज बुखार में मुब्तला हो गया। उन दिनों अजीब दीवानगी का आलम था। जहां जरा तबीयत संभलती मैं फिर मश्क शुरू कर देता। मुस्तकिल मिजाजी और कुव्वत इरादी के बगैर मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता था। दरख्त के तने पर बनाए हुए स्याह दायरे को मैं बतदरीज बढ़ाता जा रहा था। पहले वो दायरा चने के एक दाने के बराबर था। जब वो मुतवातिर मेरी निगाहों की जद में रहते रहते ओझल होने लगा तो मैंने पैसे के बराबर स्याह दायरा बनाया। फिर रफ्ता रफ्ता वो स्याह दायरा चांद के बराबर हो गया। ये 1-2 दिन की बात नहीं थी। इन मशकों से गुजरते हुए पूरे 3 बरस बीत गए थे। उस वक्त तक मेरी आंखों में ऐसी कुव्वत पैदा हो गई थी कि वो चांद के बराबर जो दायरा था वो भी निगाहों से ओझल हो जाता। मैं जहां नजर उठाकर देखता वहां बेशुमार रोशन दायरे जगमगाने लगते। मुझे स्याह दायरे की तारीकी में रोशनी का सुराग मिल रहा था, या यूं कहना चाहिए कि मुझे इंसानी दिमाग के तारीक तह खानों में उतरने का रास्ता नजर आने लगा था। इसके बाद मैंने अपनी हालत संभाल ली। मैं शेव करने लगा और साफ सुथरे कपड़े पहनने लगा। 3 साल के बाद मैं दीवानगी से फरजानगी की तरफ आया तो मेरी शख्सियत में भी निखार आ गया। मेरे चेहरे पर एक नई ताजगी थी। मेरी आंखों में ऐसी मकनातीसी कुव्वत पैदा हो गई थी कि उसका असर सबसे पहले जरीना पर हुआ, क्योंकि वो ही मेरे ज्यादा करीब थी। एक ही घर में रहते हुए हर वक्त हमारा सामना होता रहता, बल्कि वो खुद ब खुद इस तरह खिंची चली आती थी जैसे लोहा मकनातीस की तरफ खिंचा चलाता है। कई एक बार ऐसा हुआ कि हमारी नजरें टकराईं तो वो मेरी तरफ देखती ही रह गई। बज़ाहिर तो वो बहुत ही शर्मीली थी, लेकिन सहरज़दा हो जाती। एक बार मैंने उस पर नजरें जमाते हुए कहा, नजरें झुका लो। उसकी नजरें फौरन ही झुक गईं। दूसरी बार मैंने कहा, बैठ जाओ। वो चारपाई पर बैठ गई।